अच्छा बच्चों, पिछली क्लास का इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देता हूँ। एसक्यूएल हमने स्टार्ट किया था। एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल होता है कि हम डेटाबेस पढ़ रहे थे। डेटाबेस जो होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। यानी रिकॉर्ड्स को अगर तरतीब से तरीके से रखा जाए तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। अब ये जितना कुछ आपके सामने यहाँ कस्टमर आईडी से लेकर ये सब मैंने हाईलाइट किया है, ये सब एक डेटाबेस का हिस्सा है। राइट साइड पे लिखा हुआ है योर डेटाबेस और उसमें टेबल दिया हुआ है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक डेटाबेस में कई सारे टेबल होते हैं। जब भी जो भी आप डेटाबेस बनाते हो उसमें एक से ज्यादा टेबल होते हैं और हर टेबल अपने हिसाब से अलग अलग इंफॉर्मेशन रखता है। वाई वी नीड डेटाबेस? वी नीड डेटाबेस टू स्टोर आवर डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, हमने डेटाबेस जो रखी है वो इसलिए रखी है सो दैट जो भी हमारा डाटा हो वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने सबसे पहला जो हमारे सिलेबस की स्टेटमेंट थी, एसक्यूएल की हमने बात की थी, सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले एसक्यूएल देख लो। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज है। क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग। स्टोर करना है आपको, मैनिपुलेट चेंज करना है और रिट्रीव डाटा हासिल करना है डेटाबेस से। डेटाबेस में एक डाटा स्टोर कराना है, उसको चेंज करना है, उस डेटाबेस से उस डाटा को निकालना है। तो फिर हम एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं और ये एक क्यूरी लैंग्वेज होती है। इस क्यूरी लैंग्वेज में हमें स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं। हमने सबसे पहले एसक्यूएल जो पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि एक होती है सिलेक्ट की कमांड। ये जो सिलेक्ट है ये एक कमांड है। सिलेक्ट लिखा, सिलेक्ट के बाद आपको याद है स्टैटिक क्या करता है? सिलेक्ट के बाद स्टैटिक क्या बताया था मैंने? स्टैटिक का क्या काम होता है? सिलेक्ट के बाद आपने स्टैटिक लिखा। सिलेक्ट के बाद आप अमूमन जो चीज लिखते हो वो क्या होती है, बताओ? सिलेक्ट के बाद जो आप लिखते हो वो क्या होता है? ऑल। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। तो सिलेक्ट के बाद जो लिखा जाता है वो लिखी जाता है फील्ड। और फ्रॉम के बाद लिखा जाता है कस्टमर टेबल का नाम। ये एक स्ट्रक्चर याद रख लेना। सिलेक्ट के बाद लिखा जाता है फील्ड और फ्रॉम के बाद लिखा जाता है टेबल का नाम। यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर का मतलब ये है कि कस्टमर के टेबल से सारा रिकॉर्ड उठा के लेके आओ। तो जैसे ही मैंने रन किया, कस्टमर के टेबल में 91 रिकॉर्ड्स थे, वो सारे के सारे मेरे सामने आ गए। हमने आगे पढ़ा था कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर सारे रिकॉर्ड नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नाम चाहते हैं और उसका सिटी चाहते हैं, सिर्फ कस्टमर का नाम और उसका सिटी, तो अब हम यहाँ पर स्टैरिक नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह क्या लिखेंगे? जो पूरा नीचे कस्टमर नेम के नाम से जो फील्ड है, ये देखो कस्टमर नेम की फील्ड है और उसके बाद सिटी चाहिए तो कॉमा डाल के सिटी लिख दूंगा। कॉमा डाल के सिटी लिख दूंगा। तो अब मेरे पास पूरी की पूरी डेटाबेस नहीं आएगी। अब आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ कस्टमर का नाम और कस्टमर का सिटी आएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट और फ्रॉम तो मैंडेटरी थी, हमने पिछली क्लास में देखा था कि सिलेक्ट की कमांड और फ्रॉम की कमांड तो मैंडेटरी होती है। उसके बाद बाकी जो कमांड्स लगती हैं जैसे सिलेक्ट, फ्रॉम, अब उसमें आगे हमारे सिलेबस के अंदर जो कमांड है वो वेयर है। वो वेयर है। अब वेयर क्या करता है? द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको फिल्टर करता है। कैसे? पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा कि 91 के 91 कस्टमर के नाम आए। अब इसमें से अगर मैं फिल्टर करके सिटी, सिर्फ वो सिटी लेके आऊं जो बर्लिन हो, यानी वो कस्टमर लाऊं जो बर्लिन से हो, या फिर वो कस्टमर लाऊं जो सिर्फ लंदन से हो। यहाँ देख सकते हो सिटी में क्या लिखा हुआ है? लंदन। तो अब वेयर का क्लॉज क्या करेगा? वेयर का क्लॉज मेरे रिकॉर्ड को फिल्टर करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे इसने बताया सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स मैक्सिको। यहाँ पे हमने क्या करना है? इसको चलाना है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर का मतलब है सारे कस्टमर उठा के लाओ। वेयर, वेयर के बाद हम कंडीशन लिखते हैं वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको। तो ये क्या करेगा? ये तमाम कस्टमर उठा के लाएगा जो मैक्सिको से हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल हमारे पास कस्टमर के 91 रिकॉर्ड्स थे। लेकिन हमने जैसे ही ये वाली क्यूरी चलाई, कौन सी क्यूरी चलाई? स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स मैक्सिको, जहां पर हमें सिर्फ मैक्सिको कंट्री चाहिए था। तो फिर क्या हुआ? तो इसने सिर्फ और सिर्फ हमें कंट्री
मैक्सिको लाके दे दिया। तो 91 में से 5 ऐसे कस्टमर थे जो मैक्सिको से ताल्लुक रखते थे। अब अगर हमें चाहिए कि सिर्फ हम कस्टमर का नाम लेके आए, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर। तो अब ये पांचों रिकॉर्डों में, पांचों रिकॉर्ड्स में से, ये जो 5 रिकॉर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से इसने क्या किया, इसने सिर्फ कस्टमर नेम लाके दिया, बाकी जितनी भी फील्ड्स आ रही थी उसको इसने हटा दिया। बेटा ये वाली वेयर की कंडीशन आपको समझ में आई? इज दैट क्लियर? तो वेयर हम क्या करते हैं, वेयर हम लगाते हैं किसी स्पेसिफाई कंडीशन के लिए। तो वेयर के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी लिख सकते हैं। कैसे? अब कह रहे हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तमाम कस्टमर्स को उठा के लाएगा, तमाम कस्टमर का डाटा उठा के लाएगा जिनका कस्टमर आईडी 1 हो। तो खैर 91 में से सिर्फ एक ही कस्टमर ऐसा होगा जिसका कस्टमर आईडी 1 है। तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो ये एक ही रिकॉर्ड उठा के लाएगा, क्योंकि उस रिकॉर्ड में कस्टमर आईडी 1 होगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो कस्टमर जिसका आईडी 1 है वो उठ के आए, तो उसके लिए आपको वेयर के बाद जो कंडीशन लगानी पड़ेगी वो ये लगानी पड़ेगी। ठीक है, कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। हाँ, ये कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। क्यूरी टेबल हमारे सिलेबस में रिमूव हो गया, क्यूरी का टेबल नहीं आता, एसक्यूएल उसकी जगह आता है। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब जैसे कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, अब मुझे आप लोग बताते जाओ इस वाली क्यूरी का जवाब क्या होगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 80। इसके बारे में बताते जाओ, क्या कहेगा ये? सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 80, ये क्या करेगा? बताओ जल्दी से। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार? मरियम, स्टार का मतलब ये है कि अगर हम स्टैटिक लिखेंगे तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड उठा के लाएगा, ये ऑल 91 वैल्यूज में से उठा के लाएगा। ठीक है, सिलेक्ट के बाद अमूमन फील्ड लिखा जाता है। तो वेयर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 80, तो ये करेगा क्या? तो इसका जवाब उनशरा ने दिया है कि ये तमाम वो कस्टमर उठा के लेके आएगा जिनका 80 से ज्यादा कस्टमर आईडी है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं ये बताओ? ग्रेटर देन है हमजा, लेस नहीं है। हमारे पास टोटल 91 है, तो ये 81 से लेकर 91 तक के तमाम कस्टमर्स का रिकॉर्ड लाएगा। देखो कैसा हो रहा है, चेक करना। क्या हमसे उसने कहा था वेयर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 80? आप देख लो कस्टमर आईडी 80 से बड़ा कौन है? 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। टोटल 91 रिकॉर्ड थे। जब उसने ग्रेटर देन 80 बोला तो वो 81 से उठा के ले आया। हाँ, हमें एसक्यूएल की कमांड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल इसके ऑपरेटर्स हैं, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर। तो ये सारे हम ऑलरेडी समझते हैं, ऑपरेटर्स की नॉलेज हमें है। अब आते हैं चौथी के ऊपर। द फोर्थ कमांड इज द ऑर्डर बाय। मुझे याद पड़ता है इट इज नेसेसरी टू पुट अ सेमीकोलन आफ्टर स्टेटमेंट। बिल्कुल, तुम जितनी भी एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे, देखो ये वाली भी एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में सेमीकोलन है, तो सेमीकोलन हमेशा हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के आखिर में आएगा। मुझे बताओ इस वाली को चलाने से क्या होगा? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय प्राइस, इसका क्या मतलब होगा बताओ? आउटपुट्स इन असेंडिंग ऑर्डर लेस टू ग्रेटर प्राइस इन अरेंज। देखो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्या तुम, यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यहाँ प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या होता है ये बताओ? जो प्रोडक्ट है ये क्या है? व्हाट इज प्रोडक्ट? व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज फील्ड। नहीं, फील्ड नहीं है। प्रोडक्ट देखो, मेरा कर्सर देखो, क्या प्रोडक्ट फील्ड है? क्या प्रोडक्ट फील्ड है? इट्स अरे नहीं, प्रोडक्ट एक टेबल है। उनशरा ने बिल्कुल सही बताया, प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट एक टेबल है। मैं यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सबसे नीचे देखो प्रोडक्ट का टेबल आ रहा है नीचे, देखो प्रोडक्ट का टेबल आ रहा है। अब मैं कस्टमर के टेबल से निकल गया हूँ, अब मैं कस्टमर के टेबल पे बात नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? फ्रॉम के बाद हमेशा लिखा जाता है टेबल का नाम, फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नाम लिखा जाता है। तो ये देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोडक्ट का जो टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वो 77 है। अब आ रही बात समझ में? अब हम कस्टमर के टेबल से निकल गए, अब हम प्रोडक्ट के टेबल में आ गए। प्रोडक्ट के टेबल में हमसे ये कह रहा है कि
सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय प्राइस, इसका क्या मतलब हुआ? यहां जरा गौर से देखना, यहाँ पे जो तुम्हें प्राइस नजर आ रही है, ये प्रोडक्ट का टेबल है, इस प्रोडक्ट के टेबल में ये प्राइस है। क्या प्राइस की वैल्यू किसी ऑर्डर में है? चेक करके बताओ। सारे बच्चे देखो, 18, 19, 10, 22, 21, 25, 30, प्राइस की वैल्यू ऑर्डर में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि प्राइस की वैल्यू ऑर्डर में आ जाए, ऑर्डर बाय प्राइस आ जाए, देखो, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सिलेक्ट स्टैरिक। स्टैरिक से मुराद ये कि ऑल वैल्यूज फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के टेबल से सारी वैल्यूज उठाओ, ऑर्डर बाय, और उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो प्राइस होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, जो बेतरतीब से प्राइस आ रहे थे, ये उनको अब किस में ले आएगा? तरतीब में। कैन यू सी दैट? क्या तुम्हें नजर आ रहा है? प्राइस 2.5, 4.5, 6, 7, क्या ये प्राइस स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये बात समझ में आती है? लोअर से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, सही। अब क्या होगा? फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं, लोएस्ट से हाईएस्ट जाएगा ना, असेंडिंग। देखो, ऑर्डर बाय जब लिखा होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट प्राइस जो है ना वो असेंडिंग में जाएगा। अब अगर तुम डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो DESC लिख दो। अगर तुम डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो DESC लिख दो। DESC का मतलब होता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। DESC में क्या होगा, जो प्राइस सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा, उसके बाद नीचे छोटे की तरफ जाएगा। चेक करो, मैंने बेटा जैसे ही DESC लिखा, क्या तुमने देखा प्राइस छोटे के बजाय अब बड़ा हो गया? इज दैट क्लियर? यानी जो आपके पास वैल्यू थी, DESC कैपिटल में नहीं होता ना, ये यहाँ पे जो है ना, ये केस सेंसिटिव नहीं है, हम स्मॉल में भी लिखेंगे चल जाएगा, वैसे तुम कोशिश करना उसको कैपिटल में लिखो। बच्चों, तुम लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आया? सही है, एक तो ये वाली बात आ गई। आगे देखते हैं। मरियम खान ने कहा कि सर ASC लिखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे समझो मरियम, कि अगर हम 7 लिखते हैं तो इसका मतलब प्लस होता है ना, लेकिन अगर हमें 7 माइनस के लिखना होता है तो हमें माइनस लिखना होता है। तो अगर तुम डिसेंडिंग नहीं लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको असेंडिंग ही रखेगा। आ रही बात समझ में? लाइक अगर तुम उसमें, जैसे यहाँ पे तुमने इसको यूं हटा दिया, डिसेंडिंग को मैंने हटा दिया है, तो ऑर्डर बाय प्राइस का मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट इसको छोटे से बड़े में रखेगा। अब जरा गौर करना मरियम, प्राइस पे 263 लिखा हुआ है, मैं जब रन करूंगा तो अब प्राइस की वैल्यू चेंज हो गई, 263 नहीं हुई बल्कि क्या हो गई, 2.5 हो गई। अब छोटे से शुरू कर रहा है, अब छोटे से शुरू कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऑर्डर लिख दोगे ना, ऑर्डर, तो ऑर्डर बाय प्राइस के अंदर बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग करेगा, लेकिन डिसेंडिंग में करने के लिए तुम्हें DESC लिखना लाजिम है। आती है बात समझ में? यानी डिसेंडिंग करने के लिए वो उसको लिखेगा। मैंने अब देखो डिसेंडिंग करके चलाया है, तुम देख सकते हो डिसेंडिंग करके चलेगा तो प्राइस चेंज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? ये भी हो गया। ऑर्डर बाय अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग करता है, हाँ ऐसा ही है। अब यहाँ पे ऐसा है कि मैं किसी एक चीज को असेंडिंग में करना चाहूँ और दूसरे को डिसेंडिंग में करना चाहूँ, इज इट पॉसिबल? यानी अगर मैं दो वैल्यूज उठा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये तो जैसे एक ऑर्डर की बात, अभी किसी ने पूछा था कि न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकली दोनों करता है। तो अब जरा गौर करना, ये वाली कमांड देखो, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम डिसेंडिंग, इसका क्या मतलब है बताओ? सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम डिसेंडिंग, इसका क्या मतलब है बताओ? इसका मतलब है A से Z की अरेंजमेंट है। अब एक काम करते हैं, प्रोडक्ट का टेबल जरा गौर से देखो, प्रोडक्ट के टेबल में जो नाम आ रहा है, प्रोडक्ट के टेबल में जो नाम आ रहा है, क्या वो ऑर्डर में है? क्या ऑर्डर में है? नहीं है। अगर मैं यहाँ दोबारा आता हूँ दूसरी वाली में, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब मैं रन करता हूँ, क्या अब मेरा प्रोडक्ट नेम ऑर्डर में आ रहा है? Z से शुरू हो रहा है,
हो रहा है। अगर मैं इसको असेंडिंग में करना चाहूँ तो क्या करूँ? इसको असेंडिंग में करने के लिए मुझे क्या करना होगा? हाउ टू स्टार्ट विद ए, यूसुफ का सवाल है कैसे शुरू करेंगे स्टार्ट विद ए। आसान है, DESC को रिमूव कर देते तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ले आएगा। देखो, रन किया, रन करके प्रोडक्ट नेम सबसे पहले एलिस से शुरू हो रहा है, एलिस मटन आ गया, ए आ गया। तो ऊपर तुमने डिसेंडिंग को हटा दिया, ऑर्डर बाय लिखने से बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग करता है। आ रही है बात समझ में? याद रख। तो ये ऑर्डर बाय हो गया। अच्छा, अब दो अगर हम करना चाहें, दो, जैसे ऑर्डर बाय कह रहा है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री और कस्टमर नेम। तो असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक फील्ड होगी तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करेगा, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री और कस्टमर नेम। इसमें पता है क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो फील्ड ले रहा है, कस्टमर, कंट्री की भी और कस्टमर की। तो अब अगर लेट्स सपोज कोई ऑस्ट्रेलिया नाम का शहर है, तो ऑस्ट्रेलिया नाम के अंदर अगर 5 कस्टमर ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो उन 5 कस्टमर्स के नाम भी असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। समझ लो, देख लो, रन करता हूँ, रन हुआ, और से देखो, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कस्टमर का नेम था कैक्टस। अच्छा, उसने एक बात और बोली, ऑर्डर बाय कंट्री, कंट्री फर्स्ट का मतलब ये कि अर्जेंटीना सबसे पहले आया। अर्जेंटीना एक, अर्जेंटीना दो, अर्जेंटीना तीन, तीन कस्टमर ऐसे थे जो अर्जेंटीना के थे, एक दो तीन अर्जेंटीना के थे। उसमें से सी पहले आया अर्जेंटीना का, फिर ओ आया, और फिर रेंचो आया। बात आ रही है समझ में? सिलेक्ट ऑर्डर बाय कंट्री, ठीक है। ऑर्डर बाय कंट्री के अंदर पहले उसने कंट्री को असेंडिंग में रखा, अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना। फिर उस अर्जेंटीना में भी जो कस्टमर का नाम आ रहा था, सी से कैक्टस पहले, ओ से ओशियानो पहले, और आर से रेंचो पहले, फिर उसने उसको ऑर्डर में किया। बच्चों ये बात समझ में आती है? आ जाएगा, सही है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है यूजिंग बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, एक साथ अगर करना चाहो तो क्या करोगे? अब देखना, कंट्री असेंडिंग में आए लेकिन कस्टमर डिसेंडिंग में आए। पिछली एग्जाम्पल में तुम्हें याद है, अर्जेंटीना के बाद सी पहले आया था, ये देखो अर्जेंटीना के बाद सी पहले आया था, फिर ओ आया था, फिर आर आया था। अब अगर तुम क्या करो, यहाँ पे तब्दीली कर दो, और तब्दीली करके कंट्री को असेंडिंग कर दो, लेकिन डिसेंडिंग कर दो कस्टमर के नाम को। अब क्या होगा, कंट्री में अर्जेंटीना तो पहले आ जाएगा 3 दफा, लेकिन जो रेंचो था, अगर आप गौर से देखो इस वाली एग्जाम्पल में, कि जो अर्जेंटीना में आर सबसे आखिरी कस्टमर था इन अल्फाबेटिकल, फिर ओ था, और फिर सी था। अब ये जो सी ओ आर का सीक्वेंस है, ये आगे जाके आर सी ओ में तब्दील हो जाएगा। चेक कर लो क्या हो गया। कंट्री अपनी जगह, अर्जेंटीना अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन अर्जेंटीना में अब आर ऊपर आ गया क्योंकि डिसेंडिंग मांग रहे हो, ओशियानो आ गया और कैक्टस आ गया। बताएं जनाब, ये बात समझ में आती है सबको? आसान है, इज एन इंटरेस्टिंग वन। अब अगर तुम कंट्री को DESC कर दो और कस्टमर को ASC कर दो, अब यहां तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले हम ASC को बाय डिफॉल्ट नहीं लिख रहे थे, लेकिन जब दो आ जाएंगी तो लिखना पड़ेगा। अब मैं रन एसक्यूएल करूंगा, तो वो कंट्री जो जेड से शुरू हो रहा होगा, अब जेड तो नहीं था, बट सबसे आखिरी था वेनेजुएला। अब सबसे कंट्री का नाम जो था वो वी से आ गया, एक दो तीन चार, चार वेनेजुएला से थे, और उसके अंदर जो कस्टमर के नाम है वो GHL से शुरू हो गए। और अगर मैं इसी को कस्टमर नेम को भी असेंडिंग रखूं, और कंट्री को भी, नहीं, कस्टमर नेम को असेंडिंग रखा हुआ है, एक सेकेंड, कस्टमर नेम को भी डिसेंडिंग रखूं और कंट्री को भी डिसेंडिंग रखूं, तो अब कस्टमर नेम भी सबसे आखिरी वाला पहले शुरू होगा, और कंट्री भी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वेनेजुएला एक दो तीन चार दफा आ रहा है, और उस वेनेजुएला के अंदर भी एल पहले आ रहा है, फिर 2 दफा इसका नाम आ गया, LIN पहले आएगा, फिर LIL आएगा, एस कैप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर H आएगा, और फिर G आएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बातें? ये तुम्हारी चार जो हैं वो कंडीशंस आ गई। सो द थिंग्स रिटन इन फर्स्ट एज अ प्रायोरिटी, DESC को कैपिटल में नहीं लिखना। नहीं, या देखो, जब सूडो में लिखोगे तो तुम कैपिटल ही लिखना। यहाँ पर ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये स्मॉलर को भी पकड़ लेता है, स्मॉलर को भी चला देता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा बाकी
जो है, जैसे ये तुम्हें पता होगा नॉर्मली एंड ऑपरेटर, लॉजिक गेट्स पढ़ चुके हो। तो अगर एंड ऑपरेटर किसी चीज के बीच में लगा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होता है? एंड ऑपरेटर अगर किसी भी चीज के बीच में लगा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होता है? रयान को कंट्री का समझ में नहीं आया। रयान, इसको पढ़ो। कहता है ऑर्डर बाय कंट्री डिसेंडिंग, यानी कंट्री डिसेंडिंग ऑर्डर में आए और कस्टमर भी डिसेंडिंग में आए। तो देखो यहाँ पे रयान, कंट्री वी, सबसे आखिर में वी आ रहा है तो वी से उठाएगा, और कस्टमर सबसे आखिर में एल एल अल्फाबेट से आ रहा है तो आखिर में उठाएगा। अगर मैं इसको चेंज करके कस्टमर को भी असेंडिंग कर दूं और कंट्री को भी असेंडिंग कर दूं, तो अब तुम बड़ा गौर से देख लेना, अब जो मेरे पास कस्टमर का नाम आएगा वो ए से आएगा और कंट्री भी ए से शुरू हो जाएगा। तो ये फर्क होता है, देख लो। अर्जेंटीना, और उसमें ए से कोई नहीं होगा कस्टमर, तो सी से शुरू हो रहा था तो फिर वो सी से हो जाएगा। पूछो सवाल प्रयान। सर बस यही पूछना था। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एंड गेट का तो तुम लोगों को पता है। एंड गेट में कहता है एक कंडीशन, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो चलेगा। जरा मुझे देख के बताओ इस वाली एसक्यूएल क्यूरी का रिजल्ट क्या बनेगा, बताओ। यहाँ पे लाइक जो है ना, लाइक जी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लाइक का काम ये होता है कि तमाम कस्टमर के नाम जो जी से शुरू हो रहे हो, जैसे अगर लिखा है ना लाइक, लाइक के बाद जी के बाद परसेंटेज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम कस्टमर जिनके नाम जी से शुरू हो रहे हो। तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तमाम कस्टमर उठा के लाओ वेयर कंट्री इक्वल्स स्पेन, जिनका कंट्री स्पेन हो और कस्टमर नेम जो है वो जी से शुरू होता हो। अब आप जब रन करोगे तो आप गौर से देख सकते हो कि कंट्री स्पेन है और कस्टमर जो है वो जी से शुरू हो रहा है। तो ये जो लाइक है, अगर आपको ये बताना हो कि कोई भी नाम यानी किसी भी फील्ड की शुरुआत किस अल्फाबेट से हो रही है, तो आप लाइक लिख के उसका अल्फाबेट लिख के उसकी परसेंटेज आगे लिख दोगे। परसेंटेज से मुराद अल्फाबेट, अगर जी लिखा है जी के बाद परसेंटेज लगाओगे तो इसका मतलब होगा ऑल द कस्टमर नेम स्टार्ट्स विद जी। दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने लाइक यूज किया है तो लाइक का काम ये होता है कि लाइक के बाद जो भी आप अल्फाबेट लिखते हो उसी अल्फाबेट से वैल्यू शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि तमाम के तमाम कस्टमर नेम्स उठा के ले आओ जो स्टार्ट हो रहे हैं जी के साथ। अब मैं अगर यहाँ जी के बजाय लेट सपोज ए करके देखूं, तो अगर कोई ए से कस्टमर आ रहा होगा, ए, तो ये ए लेके आ जाएगा। ए से कोई नहीं है, ठीक है। सी से था, मुझे याद पड़ता है सी से। तो अगर हम करें सी कैपिटल कस्टमर नेम विद सी, कस्टमर नेम सी, कस्टमर नेम डी, क्या मसला दे रहा है ये? दे तो ही रहा है कस्टमर फ्रॉम स्पेन दैट स्टार्ट्स विद लेटर जी। अच्छा हाँ, एक वजह पता है क्या है? कि लाजमी नहीं है कि स्पेन में आने वाले, स्पेन में हो सकता है कोई कस्टमर डी के नाम से हो ही ना, ये एक वजह है ना। तो आओ पहले हम ना टेबल देख लेते हैं, कस्टमर का टेबल देख लेते हैं, फिर वहां से हम पकड़ लेते हैं कस्टमर के टेबल में। जैसे एम है, एम इज फॉर मैक्सिको, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि मैक्सिको का हो और ए से शुरू होता हूँ, फिर आ जाएगा मैक्सिको का हो और ए से शुरू होता हूँ। तो उसको मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, वेयर कंट्री इक्वल्स मैक्सिको, कंट्री इक्वल्स मैक्सिको, और कस्टमर नेम ए से शुरू होता हूँ। तो वो हमारे पास रिकॉर्ड में है, जो कंट्री जिसकी मैक्सिको हो और ए से शुरू होता हो, देख लो। कंट्री मैक्सिको और ए से उसकी कस्टमर का नाम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरह से चलता है। तो एंड गेट का मतलब ये है कि लाजिम है कि वो कंट्री मैक्सिको से होना चाहिए कस्टमर, और उसका जो नाम है वो ए से शुरू होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज बड़ी लाजिम है। अप्लाई बोथ कंडीशंस, बिल्कुल सही है। ठीक है। वाई फ्रॉम कस्टमर इज ऑन सेकेंड लाइन। ऐसा है उनशरा कि जब तुम अभी सूडो कोड भी उसमें भी लिखोगे ना अपने एग्जाम के अंदर आंसर लिखते हुए, तो सिलेक्ट पहली लाइन में आता है, दूसरी लाइन में फ्रॉम आता है और तीसरी लाइन में वेयर आता है। तो ये तुम्हें चेंज करना होगा, ठीक है। ये तुम्हें इसी तरह लिखना होगा। ये अभी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मुझे पता है बेटा, ये तो निकल आया तो मैंने समझा दिया इसको। हाँ, क्यूरी बाय एग्जाम्पल नहीं है ना, तो क्यूरी बाय एग्जाम्पल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलते हैं। हम्म।
सिलेक्ट के बाद क्या लिखना होता है? सिलेक्ट के बाद यहाँ जो लिखा जाता है वो अमूमन लिखा जाता है फील्ड का नाम। सिलेक्ट के बाद फील्ड का नाम लिखा जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास एंड और सारी चीजें। अब हमारे पास जो आता है काउंट है, सम है, एवरेज है। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है काउंट, सम और एवरेज। अब काउंट से क्या मुराद है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम काउंट? काउंट से तुम्हें क्या लगता है कि भाई काउंट क्या होगा? काउंट्स में होता है ज़ाहिर है वो नंबर ऑफ काउंट करता है किसी भी सर्टेन चीज के लिए। अब अगर हम काउंट को लेके चलें तो काउंट के लिए मैं तुम्हें दिखाऊं। काउंट के लिए यहां से काउंट काउंट काउंट, जस्ट अ मोमेंट, काउंट बताता हूँ। काउंट में सिंपल ये करना है, तुमने काउंट लिखा और काउंट के बाद भी तुम फील्ड का नाम ही लिखोगे जिसे तुम्हें काउंट करना हो। बट पहले उसकी एक डेफिनेशन समझ लो, फिर हम बात करते हैं। हियर इज अ डेफिनेशन फॉर काउंट। यहाँ आ जाओ, स्क्रीन आ रही है बच्चों सामने? तो देखो, सिलेक्ट बता दिया, फ्रॉम बता दिया, वेयर बता दिया, ऑर्डर बाय बता दिया, ठीक है। सम और काउंट होगा। सम और काउंट आसान है। सम जाहिर है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का सम। देखो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, पहले डेफिनेशन समझ लो फिर मैं चला के दिखाता हूँ। रिटर्न द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन अ फील्ड। फील्ड में आने वाली तमाम वैल्यू का सम यूज्ड विद सिलेक्ट। जाहिर है इसके लिए हमें सिलेक्ट यूज करना ही होगा। दोबारा बता रहा हूँ, रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन अ फील्ड। कॉलम के अंदर आने वाली वैल्यूज का सम करता है ये। कॉलम के अंदर आने वाली वैल्यूज का सम करता है। अब कैसे वो भी देख लेता है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ देखते हैं सिलेक्ट कैसे काम करेगा, वो सम और काउंट कैसे काम करेगा, यहाँ देखते हैं। तो पहले सम देख लेते हैं। उसने बोला कि फील्ड में आने वाली तमाम वैल्यू का सम। तो अब हम ये एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ क्या है, पढ़ो जरा। सिलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल। इसका क्या मतलब होगा? सिलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, इसका मतलब किसको समझ में आता है? देखो सिलेक्ट के बाद तो फील्ड का नाम लिखा जाता है, क्या ये बात मानते हो? सिलेक्ट के बाद फील्ड का नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझना, पिछला जितना कुछ कर रहे थे हम कस्टमर के टेबल और प्रोडक्ट के टेबल में कर रहे थे। अब यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो टेबल आया है वो नया टेबल आया है और उस टेबल का नाम है ऑर्डर डिटेल। एक बार ऑर्डर डिटेल को गौर से देख लो। ऑर्डर डिटेल को गौर से देख लो। ऑर्डर डिटेल का टेबल अलग है। देखो ये है ऑर्डर डिटेल का टेबल। ऑर्डर डिटेल का टेबल अलग है और इसकी वैल्यूज हैं 518। सही है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑर्डर डिटेल का मतलब है कि ये ऑर्डर डिटेल का टेबल उठा के लिया है। इसके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 518 है। अब क्या करना है? अब तुमने अगर क्वांटिटी यानी इस पूरे कॉलम में क्वांटिटी के पूरे कॉलम का सम चाहिए। सम से मुराद कि क्वांटिटी में 12, 12+2, 12+10, 10+5, इन सबको सम करना चाहते हो। क्वांटिटी की तमाम वैल्यूज का तुम सम करना चाहते हो। तुम्हें लिखना होगा सम। वहां तुम्हें लिखना होगा सम। तो सम के बाद ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखने से क्या होगा कि क्वांटिटी की जितनी भी वैल्यूज का सम है वो हो जाएगा। अब तुम रन एसक्यूएल करो, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, 12743। इसका क्या मतलब है? 12,743। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी की तमाम वैल्यूज हैं, 12+10 22, 22 और 5 27, 27 और 9 36, 36 और 40 76, ऐसे करते करते उसने पूरी की पूरी आई थिंक 518, 518 या 581 ऐसा कुछ था। हाँ, 518 तमाम तमाम वो वैल्यूज जो कि क्वांटिटी के अंदर आ रही थी उनका सम किया है। ये देख लो यहाँ 518 तुम्हारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं। क्वांटिटी की वैल्यू 12, 6, 60, 80। इसने इन सारी की सारी फील्ड की वैल्यूज का सम लिया है। यानी क्वांटिटी की फील्ड के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही थी उसने उसका सम करके दिखाया। तो यहाँ पर जब आपने सिलेक्ट सम क्वांटिटी चलाया तो इसने पूरी की पूरी क्वांटिटी की फील्ड का सम करके यहाँ पे लाके दिखा दिया। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है।
तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये वाली भी एक एग्जाम्पल हो गई। आगे जाते हैं। अच्छा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट विल कम इन एग्जाम। मैं पहले भी बताता रहा हूँ, मुझे बताओ तुम लोग, चलो तुम लोगों से पूछते, एक सवाल आया मेरे पास कि इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से आते हैं। पेपर टू की चलो बात करते हैं। पेपर टू के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से, उसके बारे में बताओ कि वो कौन से आते हैं। कौन बताएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। सब बताओ भाई सब, ताकि मुझे रिवीजन पता चले, क्योंकि मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से सवाल आते हैं जो होते हैं। फ्लो चार्ट, डेटाबेस, लॉजिक गेट्स, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। चार सवाल ना, तो चार चार टॉपिक तो तुम्हारे बिल्कुल पक्के हैं, जो मतलब आते ही आते हैं, और प्लस उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चार तो तुम्हारे टॉपिक पक्के ही पक्के आते हैं। और वो चार टॉपिक कौन कौन से होते हैं? चार टॉपिक होते हैं तुम्हारे: डेटाबेस, लॉजिक गेट्स, ठीक है, लोकेटिंग एरर, फ्लो चार्ट। ये हर सूरत ही आता है, ठीक है ना। लॉजिक गेट, डेटाबेस, फ्लो चार्ट और लोकेटिंग एरर, ये तो हर साल आता ही आता है। उसके बाद 15 मार्क का सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये चार सवाल तो तुम्हारे पास अच्छा खासा वेटेज, यानी 25-30 मार्क का वेटेज लेके ही चले जाते हैं। तुम लोगों ने अपना पेपर भी ना जब करोगे अटेम्प्ट, तो लॉजिक गेट सबसे पहला सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल होना चाहिए तुम्हारा डेटाबेस। ये दो सवाल अगर तुम सही कर लोगे ना, तो तुम अपना पेपर पास कर लोगे, क्योंकि लॉजिक गेट 8 मार्क, डेटाबेस 8 मार्क, 16 मार्क, 16 मार्क पे आप पास हो जाते हो, ई ग्रेड पे पास हो जाते हो। फिर उसके बाद आप करोगे लोकेटिंग एरर। लोकेटिंग एरर ये भी 4 से 6 मार्क का आता है। फ्लो चार्ट भी 6 से 8 मार्क का आता है। तो अगर ये 8 मार्क का है, ये 8 मार्क का है, लोकेटिंग एरर तुम्हारे पास 4 से 6 मार्क का है, फ्लो चार्ट तुम्हारे पास 6 से 8 मार्क का है। 8 और 8 16, 16 4 20 और 26। 8 और 8 16, 6 22 और 8 30, 30 मार्क, 26 से 30 मार्क का ये तुम्हारा सवाल आ जाता है। और तो ये चार टॉपिक तुम्हारे 30 मार्क तक के चले जाते हैं। और 30 मार्क का मतलब ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं एक चीज, कि कंट्रोल एच, कहाँ चला गया वो। तो मैं थ्रेशोल्ड दिखाता हूँ, मैं जो अभी पिछला वाला आया था, पिछले वाले से मुराद मई जून का थ्रेशोल्ड। आई गेस 44 पे तुम्हारे पास बन रहा था। 44, 45 पे ए बन रहा था। तुम लोगों ने मई जून का थ्रेशोल्ड देखा है? मई जून का थ्रेशोल्ड, मई जून 24 थ्रेशोल्ड। तो 110 के ऊपर तुम्हारा बन रहा था ए स्टार। 109, 110 के आसपास। 120 पे बन रहा था ए स्टार। और यहाँ देख लो, अगर मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, 120 था। अब आ गई स्क्रीन। तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें 30 मार्क्स बताए ना। स्क्रीन आ रही है, बताना बच्चों। आ रही है? तो अब जरा देखो, तो मैं तुम्हें जो 30 मार्क बोल रहा हूँ ना, ये देख लो, 2 2, 34 मार्क पे तुम्हारा बी ग्रेड बन जाएगा। 34 मार्क पे, ठीक है। और 34 बी में बन रहे हैं। अब अगर तुम्हारे पास 48 ए में आ गए, 47, ये तो पिछला वाला है, डिपेंड करता है, हर साल मुख्तलिफ होता है। 48 47 को अगर मिलाओ तो तुम्हारे पास कंबाइन बनता है 4 4 8, और ये बनता है 95। तो 95 पे ए बन जाएगा तुम्हारा, सही है। तो 95 से लेकर 119 तक ए है। और फिर 120 तुम्हारा जब बन गया, मतलब 120 टोटल मिला के अगर बनता है, तो 120 से लेकर फिर बाकी आगे जितना तक चले जाओ वो तुम्हारा ए स्टार है। तो ये थ्रेशोल्ड था जो पिछला था। तो 15 मार्क का सवाल इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगली नेक्स्ट वीक में, ठीक है। एक तो ये बात आ गई। अब मुझे बताओ जल्दी से, गैस पेपर देंगे, दे दूंगा, गैस पेपर देने में क्या होता है। तो पता है 4 5 तो टॉपिक पक्के पक्के लगने ही होते हैं ना। हमें कितने ग्रेड मिलेंगे आपकी, जो है ना, मेहनत के ऊपर है, ठीक है। तो आपकी मेहनत है तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
यानी दोनों एग्जाम में 55-55 लाना जरूरी था? नहीं ना, दोनों एग्जाम के अंदर अगर ए स्टार चाहिए तुम्हें तो 60-60 चाहिए होगा, है ना? 60-60। पासिंग मार्क क्या, पासिंग मार्क देखो ना, लेफ्ट ये पासिंग मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, ई में अगर चेक करो तो अगर तुम टोटल मिला के दोनों पेपर में 29 मार्क ले आते हो, ठीक है, यानी एक में 15, P1 में 15 और P2 में 14, तो तुम जो है वो 29 ला सकते हो, ठीक है? ऐसा ही है। हाँ, 120 पे ए स्टार है। चलो अब इसको जरा छोड़ते हैं और जरा जल्दी से करते हैं। लीस्ट मार्क्स यू कैन गेट इन 15 मार्कर। 15 मार्कर में जो मैं तुम्हें तरीका वरीका बता दूंगा ना, उसमें तुम 10 मार्क, 8 से 10 मार्क तो आसानी ला सकते हो। जो टिप्स वगैरह मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम उसमें 8 से 10 मार्क्स ला सकते हो। व्हाट इफ यू रोट पॉइंट आउट ऑफ मार्किंग स्कीम बट इज फ्रॉम द बुक एंड सिलेबस? हाँ, मार्क्स मिलेंगे तुम्हें अगर तुम्हारे पास आंसर अप्रोप्रिएट है। मार्किंग की में नहीं है बट यू आर राइटिंग द अप्रोप्रिएट आंसर, तो मिलेगा तुम्हें, क्यों नहीं मिलेगा? मतलब मार्किंग की के अंदर अगर 1-2 पॉइंट्स नहीं है बट 20 पॉइंट्स आर करेक्ट, तो वो देगा तुम्हें। और अब हम जरा दोबारा वापस आ जाते हैं बेटा, सारी बातें हो गई हैं। हम सम के ऊपर आ जाते हैं, हमें सम और काउंट अभी करना है। देख लो यहाँ पे सम लिखा हुआ है हमारे पास। सम दोबारा बता देता हूँ मैं, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सम की। देखो ये लिखा हुआ है, सिलेक्ट सम क्वांटिटी और फ्रॉम ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर डिटेल टेबल का नाम है। सिलेक्ट सम, सम करो किसको, क्वांटिटी के कॉलम को, ऑर्डर डिटेल के टेबल से, वेयर प्रोडक्ट आईडी 11, यानी जिस जिसका प्रोडक्ट आईडी 11 है उस सब की क्वांटिटी सम कर लो। सही है, जिस जिसका प्रोडक्ट आईडी 11 है। जरा गौर से देख लो यहाँ पे, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ऑर्डर डिटेल का तुम्हें टेबल दिखाता हूँ। ये ऑर्डर डिटेल का टेबल देख लो, देख रहे हो? ऑर्डर डिटेल का टेबल देख लो, इसमें प्रोडक्ट आईडी 11 ये रही। सही है, 11 ये रही। और उसके अलावा 11 एक दफा आया, और 11 ये रहा, ये देखो। 11 दूसरी दफा आया, देखो, ये 11 दूसरी दफा आया है। फिर उसके अलावा प्रोडक्ट आईडी ये लो 11 तीसरी दफा आया है, ठीक है, चौथी दफा आया है, पांचवी दफा आया है। सही है, सिर्फ इसी कॉलम को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पांचवी दफा आया है, छठी दफा आया है। अब जरा गौर से देखना, ये तुम्हारे पास ऑर्डर आईडी आ रहा है, देख लो इसको, ये लो, प्रोडक्ट आईडी, सॉरी प्रोडक्ट आईडी आ रहा है। प्रोडक्ट आईडी पे क्वांटिटी है 12, प्रोडक्ट आईडी पे क्वांटिटी है 12, यानी अगर तुमने लिखा है कि प्रोडक्ट आईडी पे प्रोडक्ट आईडी 11 जिसका है उसका क्वांटिटी ऐड करो, तो प्रोडक्ट आईडी 11 है, क्वांटिटी 12 है, तो 12 ऐड हो गया, 12 आ गया। अब जब दोबारा प्रोडक्ट आईडी 11 होगा, देखो दोबारा अभी सिर्फ प्रोडक्ट आईडी के कॉलम में देखना, ये आ गया प्रोडक्ट आईडी का कॉलम, ये आ गया 11 दूसरी दफा आया, प्रोडक्ट आईडी में 11 आ गया, तो वो 12 और ये वाला 12, अब हो गया 12 12 24। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं दोबारा प्रोडक्ट आईडी 11 ढूंढता हूँ, ये देखो, ये आ गया। अब इस दफा प्रोडक्ट आईडी 11 के अंदर जो क्वांटिटी थी वो 50 थी, तो 12 12 24 और 50 94 हो गया। इस तरह करके नीचे तक जाएगा, जहां जहां इसको प्रोडक्ट आईडी में 11 मिलता जाएगा, उस 11 के सामने जो भी उसकी क्वांटिटी होगी उसको वो ऐड करेगा। यहाँ देखो, सिलेक्ट सम क्वांटिटी, वो कहाँ था वाला सवाल, ये रहा, सिलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल 11। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी जहां पे भी 11 है वहां पे क्वांटिटी के कॉलम की वैल्यूज को सम कर दो। अब जब मैं रन करूंगा तो ये कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा। क्या दे रहा है यहाँ पे, क्या दे रहा है, 182 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसने क्या किया, इसने ये जितना भी तुम्हारे पास ये सीधे हाथ पे जो क्वांटिटी है, जहां जहां प्रोडक्ट आईडी में 11 आया है वहां वहां इसने क्वांटिटी को ऐड किया। क्या अब तुम लोगों को सम के बारे में सही पता चल गया? बताना मुझे, ठीक है? इज दैट क्लियर? ठीक है, एक तो ये चीज आ जाएगी। विल बी प्रैक्टिस 7 और 8 पास पेपर, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, उसके बिना रह थोड़ी सकते हो। इसको छोड़ो यार, ये कोई चीज नहीं है, XPR 1000 ये ऐसे ही इसमें एसक्यूएल से कुछ दे रहा है, ये भी हमारे खैर रेलेवेंट नहीं है हमारे पार्ट का ना।
व्हाई देयर इज अ न्यू फील्ड कॉल एक्सपीआर, एक्सपीआर कुछ नहीं है, वो इसी का कुछ होगा, क्या कहते हैं, एसक्यूएल का ही कुछ होगा। तो वो खैर हमारे भी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी चला के बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो तुम कह रहे हो कि ये जो आ रहा है ये एसक्यूएल से रिटर्न कर रहा है, एक्सपीआर 1000 आई गेस कोई होगी कोई चीज, आई डोंट रिमेम्बर अबाउट इट कि अभी क्या है। तो एक्सपीआर 1000 को अभी छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, तुम्हें इस पे नजर रखनी है कि सम ऑफ क्वांटिटी जो है वो तुम्हें क्या दे रहा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई, अब हमें मजीद देखना होगा। नहीं, इसको हम टॉपिक को दूसरा फौरन नहीं शुरू कर सकते, इसके पास पेपर शुरू करेंगे हम, ठीक है। अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छा और जल्दी समझ में आ रहा है, बट ये कि सबको भी तो आना चाहिए ना। तो इसके बाद हम पास पेपर के क्वेश्चन में तुम्हें कराऊंगा, 1 मिनट रुको। अच्छा, इसके बाद ये है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, एक हमने ये कर लिया सम वाला, और सम वाला तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। काउंट वाला देख लो, यहाँ देख लो। तो हमारे पास जो सम था, अब हमारे पास आ गया काउंट, सही है। काउंट और सम, काउंट में क्या होगा, काउंट में ये फर्क होगा कि सम के अंदर तो वो फील्ड उठा रहा था, कॉलम उठा रहा था, इसका ध्यान रख लो। सम के अंदर वो फील्ड उठा रहा था, काउंट के अंदर वो रॉ उठाएगा, काउंट में वो रॉ उठाएगा, रॉ। अब बोलो रॉ कैसे, देख लेते हैं अभी। रॉ कैसे उठाएगा इसके बारे में भी तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज बतानी रह गई है तुम्हें, आई गेस बिटवीन वाली, वो भी अभी बता देता हूँ, बिटवीन और इन वाली है ना। बाकी तो हो गया है, ठीक है। वापस चलते हैं, काउंट में देखते हैं। अब काउंट का फर्क समझ लो, काउंट का फर्क ये बताया तुम्हें मैंने कि वो रॉ उठाएगा। अब रॉ से मुराद क्या है, देखो हम आ गए यहाँ। द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रॉस दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। कैसे, अब जरा गौर करना। ये तुम लोग अगर अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब होगा ये बता दो, कौन बताएगा। सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, अरे यार मसला नहीं है अभी, बस इसको समझ लो, ठीक है। असल सवाल की तरफ आएंगे, सवाल देखेंगे। सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्ट का टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है। ये काम ना तुम राइट साइड पे देख के भी बता सकते हो। प्रोडक्ट के टेबल पे राइट साइड पे कर्सर देखो, इस पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिकॉर्ड रॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, मानते हो, मैंने कल बताया था ना, रॉ आर द रिकॉर्ड्स। तो यहाँ 77 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब मैं इसको चलाऊंगा तब भी 77 ही देगा। देखो, दिया है इसने 77, 77। सिलेक्ट काउंट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ऑल, वो कह रहे हैं तमाम रॉज को काउंट करो प्रोडक्ट के टेबल की। तो प्रोडक्ट के टेबल की जो तमाम रॉज हैं वो टोटल कितनी थी, 77 थी, इसने हमें रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं प्रोडक्ट को हटा के यहाँ पे लिख दूं कस्टमर, बताओ कस्टमर, तो कस्टमर्स एस लगा हुआ था, बताओ क्या आएगा फिर आंसर। अगर मैं कस्टमर्स लिख दूं तो आंसर क्या आएगा ये बता दो। तो फिर आएगा 91, हाँ शाबाश, देखो समझ में आ गया ना तुम लोगों को। अगर मैं कैटेगरीज लिख दूं, कैटेगरीज लिख दूं, कैटेगरीज, तो कैटेगरीज से क्या हो जाएगा बताओ, कैटेगरीज से वो हो जाएगा 8 हो जाएगा, शाबाश, अब तुम लोगों को समझ में आ गया। मुझे यहाँ पर एक बात बताओ कि कल जो है, कल 5 बजे तुम सबके सब क्लास के लिए अवेलेबल हो, कल 5 बजे तुम्हारी सैटरडे वाली क्लास लेनी है, चैप्टर नंबर 6 का जो पार्ट है उसको खत्म करना है। तो कल का मुझे जल्दी से बताओ, 5 बजे, कल 5 बजे। अच्छा जी, कल 5 बजे, 5 से 6 मैथ्स की क्लास है, और
7 बजे, 7 बजे कोई क्लास, 5 से 6 के बाद, 7 के बाद, 7 के बाद तो कोई नहीं, 7 बजे रख ले। 6 से 7 है ना, 6 से 7 मैथ्स की क्लास है ना, तो 7 बजे रख सकते हैं। 7 बजे डन कर दूं फिर मैं कल, 7 बजे, चैप्टर नंबर, हाँ 7 to 8, ठीक है। नमाज होती है 7:15 तक, शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो कल कर लेते हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अवेलेबल है, कल 7 बजे का डन करते हैं। और वो करते हैं, थोड़ी सी यार अगर एक दो बच्चों का अगर इशू आ रहा है ना, थोड़ा सा कॉपरेट कर लो। और जो है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि जहाँ मैक्सिमम बच्चे अगर अवेलेबल हैं तो क्लास कर ही लेंगे ना, वरना तो फिर हम क्लास ही नहीं कर सकते। कभी आपकी सुन लेंगे, कभी किसी दूसरे बच्चे का, यानी एक दो बच्चों का अगर हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो, ताकि जो है ना हमारी क्लासेस होती रहें। चलो, एक तो मैंने काउंट की तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखा दिया, और काउंट की एक और एग्जाम्पल दिखाऊं, ये आ गया। अब यहाँ देखो, कहता है सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा सिलेक्ट काउंट? अब्दुल्ला लिख दो सवाल को, ये सवाल तो लिख दो। अच्छा, स्पेसिमेन पेपर आया था, वो तो जाहिर है टीचर तो खुद से तो बनाएगा नहीं, टीचर तो कहीं ना कहीं से पास पेपर से उठा के देगा। अब्दुल्ला क्वेश्चन लिख दो बेटा अपना। सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट नेम जो है, ठीक है, काउंटिंग द प्रोडक्ट नेम। अब हम जरा देख लेते हैं, इसको चलाते हैं, तो हम देख लेंगे कि प्रोडक्ट नेम का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ रॉस 77 थी। तो इसी तरह प्रोडक्ट नेम का जो वो होगा तुम्हारा, कौन होगा, रॉ होगी। यहाँ देख लो प्रोडक्ट नेम में, ये रहा प्रोडक्ट, ये पूरा प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम में एक ये आ गया, दो ये आ गया। काउंट क्या करता है, काउंट रॉ करता है ना। तो प्रोडक्ट नेम में एक चेज आ गया, एक चैंग आ गया, दो, फिर ये तीन आ गया। ऐसे करते करते जब ये काउंट करेगा तो ये टोटल आखिर में जाके 77 पे रुकेगा। ऐसे ही है। तो जब हमने लिखा था काउंट और उसमें प्रोडक्ट नेम डाला था, तो उसने हमें रिटर्न 77 ही किया था। कहाँ गया वो 77? दोबारा से देख लेते हैं, ये रहा सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो इसने रॉ ही की थी, सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नेम का जो आपके पास फील्ड थी उसकी जो रॉस थी उसमें से उसने डाटा उठा लिया था। तो सिलेक्ट द रॉस ऑफ द प्रोडक्ट नेम, तो ये आपका काउंट हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको देख लेते हैं, सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी, तमाम प्रोडक्ट आईडीज को काउंट करो जिनके प्राइस 20 से ज्यादा है। अब ये सारी रॉस उठा के नहीं लाएगा ये, अब ये सारी रॉस उठा के नहीं लाएगा। कैसे? मैं तुम्हें प्रोडक्ट का टेबल दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट का टेबल है, ये प्रोडक्ट का टेबल तुम्हारे सामने आ रहा है। और उसने ये बोला था कि वो उठा के लाओ जिसकी प्राइस 20 से ज्यादा है। अब ये पता है क्या करेगा, ये प्राइस के कॉलम में जाएगा, ये देखो ये प्राइस का कॉलम है, प्राइस के कॉलम में जाके 18 इसको इंक्लूड नहीं करेगा, 19 इसको नहीं करेगा, 10 इसको नहीं करेगा, किसको करेगा, इसको करेगा, 22 को करेगा, नहीं करेगा बताओ? 22 इज द वैल्यू विच इज एक्सेप्टेड। तो ये काउंट में 1 आ जाएगा अभी, फिर 21.35 पे काउंट 2 हो जाएगा, 25 पे 3, 30 पे 4, 40 पे 5। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपके प्रोडक्ट के टेबल के टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड थे 77, 77 में से प्राइस जितनी दफा 20 से ऊपर होगी उतनी दफा काउंट कर लेगा। चला के देख लो, तो 77 में से 37 टाइम ऐसा हो रहा है कि आपकी प्राइस जो है वो 20 से ज्यादा हुई है। क्या कहते हो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। रन द लास्ट एग्जाम्पल चला दी ना मैंने। काउंट ऑफ प्रोडक्ट, काउंट करो प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टेबल से जिसकी प्राइस 20 से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये वाला हो गया प्रोडक्ट नेम वन वाला, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। इस वाले की बात करो, सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी ये तो ये कह रहा है ना, काउंट करो प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कितनी दफा प्रोडक्ट के टेबल में आ रहा है, प्रोडक्ट नेम कितनी दफा आ रहा है, तो हम रन करेंगे तो प्रोडक्ट नेम 77 टाइम्स ही आ रहा है। प्रोडक्ट नेम 77 टाइम्स आ रहे हैं। कैसे आ रहा है ये देखो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट का टेबल है, तो उसमें प्रोडक्ट नेम एक दफा आ रहा है, दूसरी दफा आ रहा है, तीसरी दफा आ रहा है, चौथी दफा आ रहा है, पांचवी दफा आ रहा है। समझ लो, तो ये कितनी दफा आ रहा है प्रोडक्ट नेम, 77 दफा आ रहा है। मसफा समझ में आ गया? ठीक है। रॉ को देखना है तुम्हें, काउंट के लिए रॉ को देखना है, सम के लिए कॉलम को देखना है।
ये हो गया हमारा काउंट, प्राइस भी हो गया, ठीक है। अब एक बिटवीन वाली बात रह गई थी, इट बेसिकली शोइंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हो ज़ियान। एक बिटवीन और एक इन वाली आई गेस रह गई थी, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके जरा पास पेपर देखेंगे। ये देखो, ये बिटवीन वाला था, बिटवीन और इन वाला। अच्छा, बिटवीन तो बहुत आसान है, तुम्हें देखो यहाँ सामने देखो क्या कर रहा है ये। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टेबल से सारा डाटा उठा के लाओ जिसकी प्राइस 50 और 60 इंक्लूसिव हो। पॉइंट समझ रहे हो? जैसे मैं तुम्हें प्रोडक्ट का टेबल दिखाता हूँ और उसकी प्राइस बताता हूँ। प्रोडक्ट का टेबल और उसकी प्राइस। प्रोडक्ट का टेबल और उसकी प्राइस। देखो ये प्रोडक्ट का टेबल है, सही है। उसमें प्राइस अलग अलग आ रही है, 18, 19, 10, 22, 21। जब हम ये चलाएंगे ना, बिटवीन वाली, बिटवीन में कह रहा है कि सिर्फ वो डाटा उठा के लाओ जिसकी प्राइस 50 से 60 है। टोटल तुम्हारे पास प्रोडक्ट के टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड 77 है, देख लो। टोटल 77 है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड उठा के लाएगा जिसकी प्राइस 50 और 60 के दरमियान है, इंक्लूसिव है। तो देखो, अभी 18 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 21, 25, 30, 40 नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 97 आएगा ये इसको काउंट कर लेगा। ऐसा ही है, क्योंकि 97, अच्छा नहीं, 97 भी नहीं होगा ना, 50 से 60 थोड़ी हुआ है। सही है, 97 भी नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा, 62, 50 से 60, बिटवीन 50 से 60। तो 32, ये आ गया, 55 आ गया। तो एक आ गया 55। और 53 कहीं था, 53 भी था, ये रहा 53। दो। और नहीं आया बाकी। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो ये दो रिकॉर्ड लाके दे रहा है, आ गया। एक 53 वाला और एक 55 वाला। सही है भाई, सही बताया मनाल ने और उंशरा ने। क्लियर हो गया बच्चों? तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 50 एंड 60। तो इसका मतलब है कि 50 और 60 के दरमियान जो प्राइस होगी वो लेके आ जाएगा। ये भी हो गया। एक आखिरी इन वाला रह गया था, इन वाला दिखा देता हूँ। इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि तुम्हारे पास एक ही कॉलम के अंदर अगर तुम दो वैल्यूज में से डाटा लाना चाह रहे हो, एक ही कॉलम के अंदर दो वैल्यूज, एक ही कॉलम से मुराद सिटी का कॉलम है और वो टेबल है कस्टमर का। तो ये कस्टमर का टेबल तुम्हारे सामने है। देखो ये कस्टमर का टेबल तुम्हारे सामने आ गया। कस्टमर के टेबल में 91 रिकॉर्ड्स हैं। अभी तो तुम्हें याद हो पिछली एग्जाम्पल में मैंने बताया था वेयर कंट्री इक्वल्स मैक्सिको, यही बताया था ना, कंट्री इक्वल्स मैक्सिको। तो वहां पर सिर्फ मैक्सिको का, मैक्सिको कंट्री का कस्टमर नेम आ रहा था। लेकिन अगर मैं चाहूं कि कंट्री एक ना हो बल्कि कंट्री एक से ज्यादा हो, यानी मैक्सिको और यूके के कस्टमर्स उठा के ले आओ, यानी मैक्सिको और यूके के कस्टमर उठा के ले आओ, तो फिर तुम्हें जो इस्तेमाल करना होगा वो करना होगा इन, वो करना होगा इन। कैसे? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इन पेरिस एंड लंदन। इसका मतलब ये है कि कस्टमर के टेबल से कस्टमर उठाओ जिनके सिटी पेरिस और लंदन है। पिछली एग्जाम्पल तक हमने सिर्फ कॉलम से एक वैल्यू निकाली थी, लेकिन अगर हम एक ही कॉलम से दो वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर हम इन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देख लो, इसने क्या किया, कस्टमर के टेबल में जो 91 रिकॉर्ड थे उसमें से ये कंट्री में गया, सिटी में गया, और सिटी के अंदर जाके इसने पेरिस और लंदन के तमाम कस्टमर्स निकाल के लिया आया। कैन यू सी दैट? कि तुम्हें सिटी में सिवाय पेरिस और लंदन के कुछ नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने ये किया था वेयर सिटी इक्वल्स पेरिस। पीछे जो हमने काम किया था वो सिर्फ एक ही फील्ड के ऊपर काम किया था। अगर मैं सिटी पेरिस निकालूंगा
तो ये पेरिस के कस्टमर्स लेके आएगा, पेरिस के दो ही कस्टमर थे, लेके आ गया तुम्हारे सामने। अब अगर तुम चाहते हो कि यार पेरिस के अलावा भी उसी फील्ड के अंदर और कौन कौन सी कंट्रीज है उनमें से निकाल ले, तो अगर हम यहाँ देखें, सिटी देख लो, लंदन आ रहा है और मैड्रिड आ रहा है, लंदन और मैड्रिड। चलो, अब मैं अगर इसको चेंज करके वेयर सिटी इन लिखूं, ठीक है, और ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लंदन लिख दूं, और उसके बाद कॉमा डाल के मैड्रिड लिख दूं। अब ये क्या करेगा, अब ये लंदन और मैड्रिड के जो कस्टमर्स होंगे सिटी के, ये उनको लेके आ जाएगा। तो अब ये एक कॉलम की वैल्यूज निकालेंगे। क्या कह रहा है इसमें, कहीं छोटी मोटी मिस्टेक कर दी होगी मैंने। यहाँ से पेरिस लंदन था ना, अच्छा मैंने इनके बाद आई गेस इक्वल्स लगा दिया था, उसको हटाए, ये आ जाएगा। अब आ गया देखो, लंदन और मैड्रिड के जो भी कस्टमर्स थे वो आ जाएंगे। हाँ जी उस्मान, वही किया था मैंने। ठीक है बेटा, यहाँ पे ना तुम्हारा चैप्टर 8 निमट गया। ठीक है। अच्छा, उसामा को परसेंटेज वाला दोबारा बता दूं, बताता हूँ, रुकना। और नेक्स्ट लाइन में लिख सकते, क्लास तो बेटा 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। और सो सर दिस गिव अस द ऑप्शन टू फिल्टर द फील्ड और फॉर डिजायर्ड वैल्यूज, राइट। हाँ जयान, ऐसे ही है कि दो वैल्यूज, दो से ज्यादा वैल्यूज, उनको हम कर सकते हैं। सर कैन वी रिप्लेस इन विथ इक्वल टू, अगर इक्वल टू करेंगे तो सिर्फ एक ही लाएगा ना गणित, तुमने देखा तो है कि मैंने जब इक्वल टू लगाया था, सिटी इक्वल टू और उसके बाद पेरिस लिखा था, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो एक ही वैल्यू लेके आएगा। अगर एक से ज्यादा लाना चाहते हो तो फिर इन लगाना। देखो सिटी इक्वल टू लिखा तो सिर्फ पेरिस ले आया। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। जो भी सवाल है ना वो सवाल कराऊंगा, अब जो कल वाली क्लास होगी ना, कल वाली क्लास के अंदर ही तुम्हें इसके पास पेपर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अभी तकरीबन समझ लो हमने डेटाबेस निपटा दिया है। आओ मैं जरा इसके तुम्हें जरा क्वेश्चंस एक दो करा के भेजूं। जस्ट अ मोमेंट, मैं सवाल निकालता हूँ। चलो एक सवाल मैं तुम्हें अभी यहाँ कराता हूँ ताकि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा हो जाए। ये मैं करा रहा हूँ अक्टूबर नवंबर का जो लेटेस्ट पेपर आया है, 2000 अक्टूबर नवंबर 2024 का टू टू, ठीक है। ये यानी जो टू टू का पेपर है ये उसका है। इसमें कहता है डेटाबेस टेबल है बुकिंग के नाम से सारी कहानियां बता दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के सवाल पे पहुंच जाओ। कहता है नंबर ऑफ फील्ड और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताओ। ये पहले भी हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ फील्ड का मतलब होता है कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 लिख दो। नंबर ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 लिख दो। कितने हंसते खेलते तुम्हें आराम से 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, आओ आगे अब हम करते हैं इसका ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, स्टेट द रीजन वाई द टाइप फील्ड वुड नॉट बी सुटेबल एज अ प्राइमरी की। टाइप की फील्ड ये रही, टाइप की फील्ड को प्राइमरी की क्यों नहीं लिख सकते। टाइप की फील्ड को प्राइमरी की इसलिए नहीं लिख सकते कि टाइप की फील्ड के अंदर रिपीटेशंस आ रही हैं, और प्राइमरी की हम हमेशा वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें कोई रिपीटेशन ना आए। तुम यहाँ गौर से देख सकते हो कि टाइप की फील्ड में क्या हो रहा है, डबल डबल आ रहा है, सिंगल सिंगल आ रहा है, यानी जो रॉज आ रही हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, रॉज को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो इसका आंसर लिखेंगे कि प्राइमरी की हमेशा वो होती है जो क्या होती है, प्राइमरी की इज अ की विच इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। यहाँ पर जो तमाम चीजें आ रही हैं वो यूनिक नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम इसे प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए लिख लेते हैं हम, व्हाट वी कैन राइट दिस फॉर। इसके लिए हम इससे लिखते हैं कि डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच आइटम। तो 1 मार्क का है, वाई द टाइप फील्ड वुड नॉट बी सुटेबल। इट डज नॉट uniquely identifies
ईच रिकॉर्ड, ये किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, ये इसकी एक वजह थी। ठीक है, तो ये एक चीज आ गई। अच्छा, अगला क्या है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसी का, यहाँ पे कहता है कंप्लीट द टेबल टू शो द फील्ड दैट कुड हैव गिवन डेटा टाइप्स, यानी अल्फा न्यूमेरिक कौन सी इसमें से डेटा टाइप जो है वो किस किस फील्ड से रिलेट कर रही है। अब बुलियन तुम्हें पता है यस और नो होता है, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सब में से तुम किसी को भी उठा के बुलियन में डाल सकते हो। उसने तुमसे पूछा है कि कौन सी ऐसी फील्ड है, सही है ना, कौन सी ऐसी फील्ड है जो आपके पास बुलियन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। उसने यही बोला है ना, कंप्लीट द टेबल टू शो द फील्ड दैट कुड हैव गिवन द डाटा टाइप, ओनली वन फील्ड नेम इज रिक्वायर्ड। तो किसी एक फील्ड का नाम तुम दे दो। अब एक फील्ड का नाम का मतलब ये है कि बुलियन के लिए तुम यहाँ ये इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे में से। तो हम यहाँ मंडे लिख देते हैं, वी कैन राइट मंडे इन अ बुलियन। ठीक है। रियल, रियल का मतलब होता है जो डेसिमल कंटेन करे। यहाँ पे कौन सी ऐसी फील्ड है जो डेसिमल कंटेन कर रही है? कैन यू सी दैट, ये जो रेट तुम्हें नजर आ रहा है, रेट ऐसी फील्ड है जो डेसिमल कंटेन कर रही है। रेट 99.99 जैसे कर रही है। तो यहाँ पर अब हम जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, इस वाले हिस्से में रेट को जो है एज अ फील्ड लिख सकते हैं जो रियल है, RATE, और डॉलर लिखा हुआ है तो डॉलर लगाना जरूरी है। बच्चों समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर वो होता है जो बिना डेसिमल हो। अगर तुम गेस्ट को गौर से करो तो गेस्ट सारा का सारा इंटीजर है, ठीक है, और एस लगा हुआ है। ये ख्याल रखना कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना स्पेल, एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग करनी है तुमने, सही है। अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो टाइप डाटा टाइप है तुम्हारी, टाइप, ठीक है, इसको तुम टाइप को और रूम नंबर को दोनों को यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक में किसी एक में लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रूम नंबर भी लिख सकता हूँ क्योंकि रूम नंबर के अंदर भी अल्फाबेट और नंबर इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई भी एक रूम नंबर या फिर टाइप, इन दोनों में से मैं कोई एक लिख सकता हूँ, और बाकी उसमें तो मंडे, ट्यूसडे सब कुछ लिख सकता हूँ। असल आ जाते हैं इस सवाल की तरफ, जो कराने का मकसद ये था कि ये वाला सवाल एसक्यूएल क्यूरी वाला हो, तो पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा अरमीन बेटा, कल सही है, ये वाला जो है कल करा देंगे। तो मुझे पिक्चर भेज देना, मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा वॉइस पे, ठीक है। तो ये हो गया, किसी का सवाल मिस तो नहीं किया ना? अच्छा, थ्री वैल्यूज फ्रॉम वन कॉलम यूजिंग इन, हाँ हो सकता है, कॉमा डाल देना उसामा, ठीक है। मैं कल सारे लेटेस्ट ही कराऊंगा, टेंशन नहीं लो। इसको जरा जल्दी से कर लेते हैं बस। कहता है गिव द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस बाय द एसक्यूएल। कह रहे सिलेक्ट करो रूम नंबर, टाइप और गेस्ट और रेट फ्रॉम बुकिंग। सही है, बड़ा आसान है। बुकिंग 28 जो है वो टेबल का नाम है, और ये चारों चीजें तुमने सिलेक्ट करनी है जिसमें वेयर मंडे इज नॉट इक्वल टू ट्रू, जिसमें मंडे ट्रू ना हो। समझ रहे हो? वो कह रहा है तुम्हारी कंडीशन ये है कि मंडे ट्रू ना होना, मंडे की वैल्यू नॉट इक्वल टू, इसको समझते हो? इस वाले सिंबल का मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू, सही है। तो वो कह रहे हैं ऊपर जाओ, मंडे में जाओ, और मंडे में टी जहां पे नहीं है वो उसको उठा लो। समझ लो मेरी बात, मंडे नॉट इक्वल टू टी वो उठाओ जिसमें मंडे टी नहीं है। और तमाम वैल्यूज कौन होनी चाहिए? रूम होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, गेस्ट होना चाहिए, रेट होना चाहिए, जिसमें मंडे टी ना हो। ऊपर चलते हैं, मंडे टी, मंडे पे जहां टी है उसको छोड़ देते हैं, सही है ना। नॉट इक्वल टू टी, जिसमें मंडे टी नहीं है। तो अब अगर हम बात करें मंडे टी नहीं है जहां पे, तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू है मंडे फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स 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 फॉल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? मंडे टी नहीं है तो अब उसका मतलब है फॉल्स उठाना है। और उठाना क्या क्या है इसको याद रखना। उठाना है रूम का नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट। तो रूम का नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट, ये देखो, रूम का नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट, ये पूरा डिट्टो कॉपी होगा, सही है। इसी तरह ये डिट्टो कॉपी होगा, इसी तरह ये सारा डिट्टो कॉपी होगा। लिखने का तरीका समझ लो कि जो ऊपर सीक्वेंस दिया हुआ है वही सीक्वेंस आएगा। मैं तुम्हें सिर्फ सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, लिखूंगा मैं खुद। सबसे पहले जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 104S सिंगल 17250।
स्पेस दे के लिखना होता है, ठीक है। 104S, अब यहाँ लिखने का तरीका बता रहा हूँ। 104S ये लिखा, नंबर एक। उसके बाद आ रहा है सिंगल, सिंगल लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 72.50 लिखूंगा, स्पेस देना है, सिंगल लिखा, उसके बाद 1 था, उसके बाद 72.50, इसके बीच में कहीं कॉलन कुछ भी नहीं लगाना है, जैसा लिख रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, स्पेस दे दे के। बेटा फॉल्स की दूसरी वैल्यू क्या थी, और से देखो। 105S, सिंगल, 172.50, यहाँ जाऊंगा, 105S, वही सिंगल, वही 1, वही 72.50। बच्चों आ रहा है समझ में, जो कुछ पढ़ाया उसी हिसाब से समझ में आ रहा है। हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। उसने हमसे पूछा है गिव द आउटपुट, गिव द आउटपुट का मतलब होता है आंसर देना, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखो बच्चों, तुम लोग याद रखना, 201 फैमिली 4 और 160। 200 हेडिंग नहीं लिखनी होती, 201 फैमिली 4 160, 201 एफ था ना, एफ था ना, 201 फैमिली, एग्जैक्टली जो लिखा है ना वैसे लिखना है, एक वर्ड की भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, और 160, 160, और जितने जीरो जो कुछ लिखा हुआ है पूरा पूरा लिखना है। अगला उठाते हैं ये वाला, अगला है 301D, डबल, 2 और 200। 301D डबल, ठीक है, 2 और 200, और आखिरी है 304P, स्वीट 6 and 700। सही है, 304P और स्वीट और 6 और 700। बेटा बताना मुझे, तुम लोगों को समझ में आया? ये इतना आसान होता है, बताओ। अगर ये पक्का हो जाए तो कितने मजे आ जाए। हम पेपर में हाइलाइटर यूज कर सकते हो, हाँ उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये तुम लोग देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया। इसकी मार्किंग की से भी चेक कर लो। तुम लोग अगर अपने पास लिख चुके हो तो मैच करके बताओ, सही है। ये देखो, वही रूम, मंडे से संडे में स्लैश लगाओ तो इसका मतलब है कोई एक लिख सकते हो। रेट गेस्ट आ गया, वही 104 था, 105 था, 201 था, 301 था, 304 था, ठीक है। तो ये है, पेंसिल यूज कर लो, पेंसिल से कर लो, पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो 7 बज गए, क्लास का टाइम मुकम्मल होता है। आज का हमारा अच्छा खासा टॉपिक माशाल्लाह हो गया है। कल 7 बजे सब मिलेंगे, और फिर इंशाल्लाह और सवाल करेंगे, तो ये पक्का हो जाएगा, देखो डन एंड डस्टेड हो जाएगा। तो ये अच्छा हो जाएगा, यानी इसके लिए हमें वर्कशॉप में भी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम कल ही ये सारा कर लेंगे। और कल करने के बाद फिर सैटरडे वाली क्लास में चैप्टर नंबर 6 का जो आधा पार्ट रह गया वो करेंगे। कल वाली क्लास में इसका पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, सैटरडे वाली क्लास में चैप्टर नंबर 6 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल 7 बजे।